Hello, everybody. I welcome you all to this new session of Beyond Classroom. आज हमारे साथ में एक ऐसा होनहार स्टूडेंट मौजूद है जिसने मॉक पार्लियामेंट और मॉडल यूनाइटेड नेशन प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपने शेल्फ्स को ट्रॉफी से भर दिया है. Today I have with us Saif Sheikh, a student of College of Journalism and Mass Communication of MGM University. I welcome you, Saif. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का खिताब जीतने के लिए बहुत सारी मुबारकें. आई कॉन्ग्रेचुलेट यू. थैंक यू वेरी मच फॉर द फियर्सी इंट्रोडक्शन ऑफ माइन, बट अभी भी शेल्फ में बहुत सी जगह खाली है, सो आई हैव टू कीप गोइंग. आई होप और जगह भरती रहे. बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं. जी प्लीज. फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताइए कि MUN की तरफ आपका अटेंशन कैसे ड्रू हुआ और आप MUN को कैसे एक ईजी लैंग्वेज में सभी को समझाना चाहेंगे. ओके, सो बेसिकली ये चीज़ हुई थी व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर. आई एक्चुअली गॉट एन इनवाइट फॉर आवर यूनिवर्सिटी फ्रॉम महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जहाँ के थर्ड एडिशन में हमने बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का खिताब जीता है. तो जब फर्स्ट टाइम जब हमें इनवाइट आया था तब दिस कंसेप्ट वाज लिटरली न्यू फॉर एवरीवन. यूनिवर्सिटी में भी किसको पता नहीं था. जब हमें पता चला कि यूथ पार्लियामेंट नाम की भी कोई चीज़ होती है, so it was really fascinating for us. Then when we started exploring about youth parliaments, then we also got connected to Model United Nations, जिसमें यूनाइटेड नेशंस की वर्किंग्स कैसे होती है, UN कमिटीज़ कैसे फंक्शन करती है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यूथ पार्लियामेंट में देयर इज अ सिग्निफिकेंट चेंज कि इसमें जितने भी आपके स्किल्स डेवलप होते हैं यू कैन यूज इट इन योर करियर, क्योंकि दिस इज द थिंग जहाँ पर वॉट एवर यू विल लर्न विल नेवर गो इनटू वेस्ट. तो ये कहीं ना कहीं विच इज बीइंग इंक्लूडेड इन आवर करिकुलम. सो दैट वाज द रीजन I started doing MUNs and this is the result. तो आपके पहले MUN का एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा करें. Okay, frankly speaking, यूथ पार्लियामेंट में एक प्रोसीजर होता है कि पहले आपको आपके ओपनिंग रिमार्क्स या ओपनिंग स्टेटमेंट देना पड़ता है. तो ओपनिंग स्टेटमेंट के बाद आपसे कुछ क्रॉस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपने ये जो स्टांस रखा है तो आप इसे कैसे क्लैरिफाई करते हैं या जस्टिफाई करते हैं. बिकॉज यूथ पार्लियामेंट में यू आर अलॉटेड अ स्पेसिफिक पोर्टफोलियो. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूथ पार्लियामेंट में बैठा हूँ तो आई विल बी अलॉटेड अ पोर्टफोलियो ऑफ अ वर्किंग MP, अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. सिमिलरली गोज इट फॉर अगर राज्यसभा है तो राज्यसभा का कोई खासदार होगा तो मुझे उनका पोर्टफोलियो मिलेगा. तब मुझे मिला था महुआ मोहित्रा का पोर्टफोलियो. सो आई वॉज क्वाइट नर्वस बिकॉज ऑब्वियसली इट वॉज माई फर्स्ट टाइम. एंड ओपनिंग स्टेटमेंट के बाद जब मुझसे क्वेश्चन पूछे गए तो पहले आंसर क्वेश्चन के लिए तो आई abstained. आई सेड कि आई वोंट आंसर दिस because it undermined the party ideology of Trinamool Congress. And secondly, जो दूसरा क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, I said कि I'll answer this question via chat. So it was really something out of the box for me to try. And this was the reason कि पहले MUN में या फिर यूथ पार्लियामेंट में मैंने ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं दिखाया था. बट हाँ, I got to learn a lot of new things. पता चला कि पब्लिक पॉलिसी शेप कैसे होती है, रिफॉर्म्स कैसे लाए जाते हैं, लॉबिंग कैसे होती है, एंड दैट्स ऑल. ओके, सो आपका ये जितने भी आपका MUN का एक्सपीरियंस है, what do you think, what sets you apart from all these candidates that you have won so many prizes? So there is some difference. So what is it according to you? Okay, like this is my own personal belief as I'm opting for public policy services and public policy making. So when you do an MUN, basically there are a lot of people. Like for example, if you are sitting in a committee, there are probably like 50 people around you, and वो 50 लोगों की thinking बिल्कुल अलग होती है. उनकी आइडियोलॉजी कुछ और होंगी, उनकी पॉलिसीज कुछ और होंगी. तो द वे यू कन्विंस देम टू ब्रिंग देम ऑन अ कंसेंसस के कॉमन ग्राउंड पे लाने के लिए आप जो मेहनत करते हो, तो दैट रिक्वायर्स अ स्पेशल सेट ऑफ स्किल्स कि हाउ यू कन्विंस अदर्स टू बी ऑन द सेम पेज जिसमें आप उन्हें फ्रेम करना चाहते हो. फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारी रिसेंट टॉपिक थी emphasizing on UCC with special emphasis on live-in relationship ambits and civil unions. तो ये जो टॉपिक है ये ट्रेडिशनली कल्चरली बहुत ज़्यादा डिबेटेबल टॉपिक है, बिकॉज इंडियन कल्चर में सेम सेक्स मैरिजेस या फिर लिव इन रिलेशनशिप का इतना बोलबाला नहीं है. सो दिस वाज द रीज़न कि कुछ पार्टीज़ है जो सपोर्ट कर रही है, कुछ पार्टीज़ है जो इन्हें शेप कर रही है, कुछ पार्टीज़ है जो बदलना चाहती है, बट वहीं कुछ ऐसी पार्टीज भी है जो इस चीज़ को कम्प्लीटली अपोज करती है, ये कहते हुए कि ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ है. तो आई गॉट द पोर्टफोलियो ऑफ अमृतपाल सिंह एंड इट वॉज रियली हार्ड एंड डिफिकल्ट फॉर मी टू वर्क अलॉन्ग विद ऑल दिस कैंडिडेट्स जिनकी पार्टी पॉलिसी एंड आइडियोलॉजी इज सेट इन अ बुक. लेकिन मी बीइंग एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, इट वॉज टफ फॉर मी कि मैं इन सबको एक कॉमन कंसेंसस पे कैसे लाऊं.
So when I tried, it really started happening. फर्स्ट डे पे कुछ लोग बहुत कन्विंस हुए, सेकेंड डे पे आई ऑलमोस्ट कन्विंस्ड हाफ ऑफ द कमिटी, जिसकी वजह से आई really scored a lot of marks in lobbying, and that was also a significant reason for me getting this trophy. Okay. So this is the reason I think it sets me apart from all the other candidates that were present in the hall. ओके सो अभी आपने जैसे भी कहा ये पॉलिटिक्स के बारे में, सो पॉलिटिक्स आपका पहले से ही आपकी इसमें दिलचस्पी थी या एमयूएन जब आपने शुरू किया इसमें एंटर करना तो उसके बाद में आपने इसमें रुचि लेना शुरू किया? Okay, the love for politics is I would say completely platonic, लेकिन इसकी भी एक वजह है कि I am more engaged towards history. History always fascinated me, it always got my attention everywhere. So when I started reading about history, फिर उसमें कुछ ideologies भी मिली, for example Marxism, communism, federalism, and we being in the quasi-federalist state, a nation, तो इसकी वजह से politics में जो taste था, geopolitics, socio-politics, it really nurtured by the time. एंड एमयूएस में इस चीज़ को ना कम्प्लीटली नरिशमेंट मिलता गया, एंड दिस वाज द रीज़न कि पॉलिटिक्स के लिए जो लव था वो एक पैशन में तब्दील हो गया. एंड नाउ जब तक कोई न्यूज़पेपर ना पढूं या जब तक कोई ऐसी तड़कती भड़कती न्यूज़ ना मिल जाए कि किसी पॉलिटिशियन ने कुछ कहा है या किसी की पार्टी पॉलिसी ब्रीच हुई है, तब तक आई फील कि माई डे इज़ इनकम्प्लीट. एज वी आर लिविंग इन अ वेरी हैपनिंग नेशन, तो आई डू थिंक कि पॉलिटिक्स में वो मिर्च मसाला है दैट आई वॉज लुकिंग फॉर इन माई लाइफ. राइट, सो ऑफ कोर्स आपका एक जर्नलिज्म वाला जो एक एस्पेक्ट है वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ में काफ़ी निकल के आता है. सो आपकी जो तैयारी होती है एमयूएन को लेके कि व्हेन यू चूज अ पोर्टफोलियो, वेयर डू यू स्टार्ट रिसर्चिंग अबाउट इट? आपका तैयारी करने का तरीका क्या होता है? वेल इट्स क्वाइट सिंपल, बिकॉज जैसे ही आपको पोर्टफोलियो मिलता है तो पहली चीज़ व्हाट आई डू इज कम्प्लीटली स्टडी अबाउट दोज पोर्टफोलियोज. एंड people think कि I am more inclined towards the opposition वाली ideology, but that is completely false. मैंने एक प्रिंसिपल खुद के लिए ये सेट किया है कि अगर मैं एक एमयूएन में किसी रूलिंग पार्टी का पोर्टफोलियो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो अगले एमयूएन में मैं अपोजिशन को रिप्रेजेंट करूँगा. सो दिस कीप्स अ कंप्लीट बैलेंस इन माय ओन पर्सनल आइडियोलॉजी एंड थिंकिंग एज वेल, बिकॉज एज ऑल्सो आई एम ह्यूमन, तो आई विल ऑल्सो हैव अ पॉलिटिकल लीनिंग. तो दिस इज द रीजन पोर्टफोलियोज कुछ भी मिले. अब इतने एमयूएन्स का एक्सपीरियंस हो चुका है कि नाउ आई एम स्टैंडिंग एट अ लेवल कि अब मुझे पोर्टफोलियोज ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है. बट दोज आर फर्स्ट टाइमर्स या जिनका अभी बिगिनिंग एक्सपीरियंस ही चल रहा है, आई वुड सजेस्ट कि अपने पोर्टफोलियो को कम्प्लीटली थरोली रिसर्च करो, फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूएंसी टू देयर कंट्रोवर्सीज, टू देयर रिमार्क्स, टू देयर की फीचर्स और की हाईलाइट्स ऑफ देयर करियर. सेकेंडली जो टॉपिक रहेंगी उसके रिगार्डिंग आई विल स्टार्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम अप्रोच. ये क्यों चर्चा में आई, फिर इससे क्या बड़े बड़े इंसिडेंट्स हुए जिसकी वजह से सरकार इस पर इतना जोर दे रही है, देन ये फ्रेम कैसे हुई थी, सबसे पहले से शुरू किसने किया था. एंड एज वी आर जर्नलिज्म स्टूडेंट्स, तो आई कम्प्लीटली थिंक कि जो WH क्वेश्चंस का जो सेट है बस उसको उसमें फ्रेम करो. वाई यूसीसी, फॉर एग्जाम्पल यूसीसी अगर टॉपिक है तो वाई यूसीसी इज देयर, व्हाट इज यूसीसी, वेयर इज यूसीसी इम्प्लीमेंटेड, वाई इज यूसीसी नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड. ये अगर क्वेश्चंस आप खुद से ही पूछते जाओ या फिर इसी तरीके से या फिर इसी की लिंक्स से आप चेन बनाते जाओ, तो दिस विल बी completely easy for you to go or make your own research. And this is the simplest way I can think of कि रिसर्च करने में ये चीज़ उतनी इफेक्टिव है. इट्स रियली ग्रेट सैफ. ये आपकी जितनी भी एमयूएन की तैयारी है या आपने जितना भी इसमें पार्टिसिपेट किया है, आपको क्या लगता है कि इन चीज़ों ने आपका जर्नलिज्म के अंदर किस तरह से बेनिफिट दिया है या फिर आपका स्किल सेट बढ़ाने में किस तरह हेल्प हुई है? वेल जर्नलिज्म में है तो ऑब्वियसली वी नीड टू बी अपडेटेड विद द करंट अफेयर्स एंड करंट हैपनिंग्स दैट इज हैपनिंग अराउंड अस. तो इन चीज़ों में एक चीज़ ये होती है कि दिस डेवलप अ टेस्ट फॉर यू टू रीड. अगर हम देखें तो बहुत से बच्चों का अटेंशन स्पैम कंप्लीटली 10 सेकंड्स के अंडर होता है बिकॉज ऑफ स्क्रोलिंग. रील्स देखते जाते हैं, पढ़ने की आदत है नहीं. पढ़ना तो छोड़ दो, अगर लिखने के लिए भी कुछ बोल दे तो एक पेज से ज़्यादा कोई लिख नहीं सकता. सो दिस इज द रीज़न, जब जर्नलिज्म आप करते हो, आपको जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उन्हें भी पता होगा कि उन्हें मीडिया हाउसेस में एक टारगेट मिलता है कि पर डे आपको 800 वर्ड्स या 1000 वर्ड्स सबमिट करने पड़ते हैं. फिर लैंग्वेज का बैरियर उसमें भी कुछ नहीं है, जो मीडिया हाउस जैसा मीडिया हाउस उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा. फिर वर्ड्स की जो लिमिट्स है, फिर आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है रिगार्डिंग स्पेसिफिक इश्यूज, तो इन चीज़ों ने जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करने में जो ब्रॉडर सर्कल या फिर स्कोप बढ़ाया जाता है, तो दैट इज़ द रीज़न आई थिंक कि जर्नलिज्म में एमयूएन्स का बहुत लेवल तक एक सिग्निफिकेंस इम्पैक्ट है. क्योंकि एमयूएन्स स्टार्ट हुए थे लॉयर्स के लिए, क्योंकि उसमें बहुत से ऐसे आर्टिकल्स होते हैं, सेक्शंस होते हैं या फिर क्लॉजेस होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन की वो डिराइव करके अपनी स्पीचेस में इंक्लूड करते हैं. वहीं जर्नलिज्म के लिए ये इतना ईजी हो जाता है क्योंकि जो अब चल रहा है उसकी बुनियाद पहले कहीं ना कहीं रखी गई होगी.
अगर यूसीसी के अलावा हम डिलिमिटेशन की बात करते हैं तो डिलिमिटेशन हमारे नेशन में इससे पहले भी हुआ, एंड दिस इज द रीजन कि जब मैं डिलिमिटेशन पढ़ता हूँ तो अगली जो डिलिमिटेशन होने वाली है सरकार की उस पर क्या तैयारी है ये मुझे पहले ही पता है। एंड जो मुझे अगर कुछ एक फीचर स्टोरी करनी है या फिर मुझे एक आर्टिकल लिखना है या एक ब्लॉग प्रेजेंट करना है मेरे पर्सनल ब्लॉग पे, तो मुझे इस रिसर्च में उतना टाइम बच गया जो मैंने ऑलरेडी रिसर्च की थी अपने पोर्टफोलियो के लिए, और मैं वही इंप्लीमेंट कर सकता हूँ इन चीज़ों के लिए। तो इस वजह से जो सिनर्जीज है इन दोनों चीज़ों के बीच में वो कंप्लीटली इंटरैक्ट करती है। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था अमृतपाल सिंह के पोर्टफोलियो के बारे में, सो आपने उसको किस लैंग्वेज में प्रेजेंट किया था? Okay, so also this is a very lesser known fact. I am completely fluent in almost 9 languages, and Amritpal Singh being from Punjab, so obviously I started my speech with Punjabi quotes and Punjabi things, and also in Zero Hour I was raising slogans in Punjabi. So like my beginning was like Punjab is being a state which has a special emphasis on Urdu language as well, because obviously Multani Mitti and the region being secluded by a border. तो आई स्टार्टेड विद कि मैं अमृतपाल सिंह वारिस पंजाब दा मुखालिफत करदा यूसीसी दे लाए गए इस काले कानून दी। सो दिस वाज द फ्लो ऑफ माय वर्बैटम, एंड आल्सो अपार्ट फ्रॉम दिस बाइलिंगुअल कमिटीज होती है या मल्टीलिंगुअल कमिटीज होती है, तो यू आर फ्री टू चूज लैंग्वेजेस। सो आगे कभी आप ऐसा पोर्टफोलियो चूज करते हैं ऐसे स्टेट का जिसकी लैंग्वेज आपको आती नहीं है, सो आर यू विलिंग टू टेक दैट चैलेंज कि मैं स्पेशली उस चीज़ के लिए एक लैंग्वेज सीखूँ या उसमें उसके कुछ कोड्स वगैरह भी मैं कह सकूँ? Okay, so I have already done that. I was doing an MUN committee. So my committee was UNHRC, Health Crisis and Research Wali Committee. So there I got the portfolio of Russian Federation. And Russian being the languages out of everyone's scope, it was hard for me to learn. So what I did, I chose some specific words from Russian languages and I implemented that. तो मेरी speech में वो एक weightage बढ़ाने के लिए I took the common slangs from the people of Russia जो वो use करते हैं, और अगर yes and no questions रहते थे तो niet, वैसे वो वर्ड्स हम यूज कर रहे थे। तो दिस आल्सो शोज कि हाउ वेल यू आर रिसर्च एंड हाउ वेल यू आर प्रिपेयर्ड विद योर पोर्टफोलियो एंड अलॉटमेंट। एंड रही बात यूथ पार्लियामेंट में कुछ ऐसी लैंग्वेजेस की जो हमारे स्टेट जो हमारे स्टेट में है लेकिन मुझे नहीं आती, तो हमारे नेशन ने 22 ऑफिशियली लैंग्वेजेस का दर्जा हमें दिया ही है, तो 22 में से कोई भी बोल देंगे। ऑफ कोर्स बिल्कुल। ओके, आई वुड लाइक टू आस्क यू कि कोई इतने सारे आपके डिबेट के एक्सपीरियंसेस में कोई एक ऐसा स्पेसिफिक डिबेट जिसके बाद में आपको लगा कि ये मेरा टर्निंग पॉइंट है, अब इसके आगे मेरी जो तैयारी रहेगी उसका मैं पूरा तरीका चेंज कर दूँ? तरीका चेंज करने वाला मोमेंट तो नहीं, बट तरीके को और स्ट्रेंथन और डीप करने वाला एक मोमेंट रहा है। ये बात है ऑलमोस्ट 2 या से 3 महीने पहले की, लाइक द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर। I was doing an MUN at Government Engineering College of our city, and वहाँ पे the difference between me and the second position, I backed the first prize, and I scored 35.075 marks, and the runner-up, he scored 36.064. Like the total difference between he and me was 0.09. So that was the time I thought कि नहीं सैफ, अब और डीप रूट अपने को रिसर्च करनी पड़ेगी। इस बार बहुत क्लोज कॉल थी, इस बार बच गए, पता नहीं गॉड फॉरबिड्स अगली बार कुछ ऐसा हो या ना हो। तो दैट वाज द टाइम आई थॉट कि यार थोड़ा अब रिसर्च के तरीके को और डीप रूटेड करना पड़ेगा। एंड देन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग मोर ऑफ द केसेस, जुवेनाइल लॉज, CRPC सेक्शंस एंड एवरीथिंग। सो दैट वाज अ सिग्निफिकेंट मोमेंट इन माय लाइफ कि जब दैट रियली गिव मी ऐसे मिरर रिफ्लेक्शन कि इतना काफ़ी नहीं है और करना पड़ेगा। और कोई ऐसा डिबेट जिसके लिए बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा हो? रिसेंटली परसों वाला है जो यूथ पार्लियामेंट था, वहाँ पे देयर वाज अ स्पेसिफिक रिमार्क गिवन बाय अ पोर्टफोलियो ऑफ अ कैंडिडेट। तो उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया विच इज़ नॉट कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल, लाइक बीइंग टारगेटिंग अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ आर कंट्रीज माइनॉरिटी, एंड उसको उथाल पुथाल कर कुछ ऐसा हंगामा खड़ा करना जो कम्प्लीटली डेरोगेटरी जाता है, विच अट्रैक्ट्स सीवियर सेक्शंस ऑफ आर IPC, अब तो BNS हो गया, लेकिन अगर वही करे तो 295 सेक्शन A अट्रैक्ट होता है अगर IPC के तहत देखा जाए तो दैट वाज द रीजन जिसकी वजह से क्रिटिसिज्म वाली चीज़ें बहुत बार होती है MUNs में। बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अभी तक आई हैव नॉट कम्प्रोमाइज विद माई एथिकल स्टैंडर्ड्स कि मैं कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे दूँ जो बाद में जाकर किसी की पर्सनल बिलीफ को या फिर किसी की पर्सनल आहत को ठेस पहुँचाए। तो क्रिटिसिज्म वाला टॉपिक इज पर्सनली आई थिंक शुड बी अवॉइडेड, बिकॉज यू नेवर नो सामने कौन बैठा है, उसे कब क्या लग जाए, क्या बुरा लग जाए, और इसकी वजह से हो सकता है कि आपकी मार्किंग में भी एक सीवियर डिफरेंस देखने को मिले। सो
लास्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक कि MUN का प्लेटफॉर्म हेल्प्स क्रिएट फ्यूचर चेंज मेकर्स या फ्यूचर लीडर्स जो कि आगे सोसाइटी को बहुत अच्छे से एक स्ट्रॉन्ग वे में लीड कर सकें? Okay, so my personal take on this question is quite simple. I have seen people who are doing MUNs being practicing lawyers at Supreme Court. I have a senior, his name is Ravi Prakash. So he was doing MUN with me बहुत बार, वो जज बनकर भी आए, चेयर भी किए हैं उन्होंने बहुत सी कमिटीज, एंड करंटली ही इज वर्किंग एज अ लॉयर इन सुप्रीम कोर्ट. वही एक और एग्जांपल है. बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या आप यूथ पार्लियामेंट में नकली के खासदार, नकली के सांसद बनते हो? तो टू दैट क्वेश्चन आई ऑलवेज हैड दिस आंसर कि इकरा हसन जो समाजवादी पार्टी की अभी सांसद है, वाज आल्सो डेलीगेट इन फ्यू ऑफ द नॉर्थ इंडियन कमिटीज जहां पर उन्होंने भी यूथ पार्लियामेंट किए हैं. एंड यूथ पार्लियामेंट से रियल के पार्लियामेंट तक का जो सफ़र है, तो वो बहुत सिग्निफिकेंटली हाईलाइट करता है कि यूथ पार्लियामेंट से हम फ्यूचर लीडर्स को इनोवेट कर सकते हैं. और रही बात कि यूथ पार्लियामेंट आपको बदले में क्या देता है, तो वही बात है कि सोशल नेटवर्किंग स्किल्स बढ़ाएगा, पब्लिक में स्पीकिंग स्किल्स बढ़ाएगा, आपके रिसर्च का तरीका, आपके बोलने का तरीका, आपके रिफॉर्म्स लाने का तरीका. सो दिस कम्प्लीटली मेक मी थिंक कि हाँ, यूथ पार्लियामेंट से फ्यूचर लीडर्स ज़रूर बनेंगे. सो थैंक यू वेरी मच सैफ. ये पूरा इंटरेक्शन हमारा जो था दैट वाज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, और ये टॉपिक भी इस तरह का है, ऐसा लगता है इस पे बात करी जाए क्योंकि इसमें इतनी सारी चीज़ें, इट कवर्स वास्ट एरियाज ऑफ conversation. So I hope, I wish you all the best for all your upcoming MUNs, and thank you very much.